Namaskar. Welcome to yet another exciting episode of My Favorite Raga. हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एक सागर के जैसा है. रिदम, सिम्फनी, मेलोडी ये सभी उसकी अलग अलग लहरें. और हमारे म्यूजिकल आइकन्स जैसे कि वो सेलर्स जो अपनी कला की नाव बनाकर इस सागर के एक्सप्लोरेशन पर निकल पड़ते हैं. माय फेवरेट रागा हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम भी इस एक्सप्लोरेशन पे उनके साथ निकल पड़ें. साथ ही साथ हम देख पाते हैं अपने म्यूजिकल आइकन्स के कुछ अनसीन शेड्स ऑफ देयर पर्सनालिटी. चलिए जानते हैं हमारे आज के म्यूजिकल आइकन कौन है. हम आ गए हैं गांधार महाविद्यालय और हमारे आज के म्यूजिकल आइकन हैं पद्मश्री पंडित मधुप मुद्गल जी. From being a music composer to conducting the choir at Gandhar, he wears many hats. तो चलते हैं और करते हैं उनसे कुछ मजेदार बातें. हम आ गए हैं पंडित मधुप मुद्गल जी के घर and the moment you enter his house, you're engulfed with vibrations of musicality. Let's talk to him about fun things that make up his lifestyle off stage and some unseen side of his personality. Pandit ji pranam. Thank you so much for having us today. बहुत एक्साइटमेंट है आपसे कुछ बात कर पाने की. अच्छी बात, मौका मिला है. Pandit ji, everyone says that you are a very reserved person and truly fit the bill of being the principal at Gandharv Mahavidyalaya. Is that true? हाँ, ज़्यादा ऐसे अगर किसी को जानता हूँ तब तो बहुत बोलता हूँ, लेकिन नहीं जानते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं बात होती है. पंडित जी, आपके फादर का सोच था कि एक इंस्टीट्यूट इस तरह का तैयार हो जहाँ पे बच्चों को इंटेंसिव ट्रेनिंग मिल सके हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में, और फिर आपने गांधर्व महाविद्यालय को हम जिसे आज जिस तरह से देखते हैं उसको शेप दिया. इस जर्नी में बहुत स्ट्रगल्स रहे होंगे एंड कई लोगों का साथ भी मिला होगा, तो ये जर्नी हमारे साथ शेयर करें. देखिए, बचपन से संगीतमय वातावरण में मैं बड़ा हुआ हूँ, पला हूँ. और कनॉट प्लेस में पिताजी ने विद्यालय शुरू किया था 1939 में. तब स्टूडेंट्स आते नहीं थे, बच्चे उनको बोलो तो तब पेरेंट्स भी नहीं भेजते थे कि भी क्लासिकल म्यूज़िक सीखना अच्छा नहीं माना जाता था. तो फिर पिताजी ने धीरे धीरे सबका विश्वास जीता कि आप आइए. पेरेंट्स को भी बोलते थे आप बैठिए बच्चों के साथ, आपको मतलब वो डाउट ना रहे. फिर धीरे धीरे अभी हमारे 1100 बच्चे पढ़ते हैं विद्यालय में. इस तरह से जो पिताजी ने जो प्रथा चलाई थी, जो तरीका अपनाया था सिखाने का, वही मैं फॉलो करता हूँ. कोई जब इतना बड़ा व्यक्ति जाता है तो उसके बाद जो उन्होंने कार्य बनाया होता है उसको संभालना पहला काम यही बहुत मुश्किल होता है. जी, जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आपका कैसा रिलेशन है गांधर्व में? Are you very strict with them or are they your friends? मेरी क्लास में वो जो ट्यूटर्स हैं यहाँ वो उनको मैं सिखाता हूँ. Okay.
हाँ, जो नॉर्मल अपना कोर्स कर चुके होते हैं और प्रोफेशनली या सीरियसली सीखना चाहते हैं उनको मैं सिखाता हूँ। जो जितनी बंदिशें मुझे एक राग में आती हैं वो मैं सिखाता हूँ, उनको सब सिखाता हूँ। ऐसे क्लास में बहुत स्ट्रिक्ट होता हूँ, पर जैसे ही क्लास ख़त्म होती है मैं उनका दोस्त होता हूँ। गुरुजी, आप ना सिर्फ एक रिनाउंड वोकलिस्ट हैं, आप म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, आप गंधर्व कोयर के कंडक्टर भी हैं, आप प्रिंसिपल भी हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम अभी जानते भी नहीं। इनमें से क्या आपकी कोई ऐसी एक फेवरेट विधा है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? फेवरेट इज़ ऑफ कोर्स सिंगिंग एंड ऑल्सो कॉम्पोजिशन। जी। एंड कॉम्पोजिशंस हैपन नेचुरली। जो अपने आप रचना होती है वो उसका आनंद अलग होता है। एक टाइप का कॉम्पोजिशन होता है कि भाई किसी ने बोला कि ऐसा ऐसा कंपोज करके दीजिए, वो अलग होता है, वो भी अच्छा होता है। पर एक जो होता है खुद कमरे में बैठे हुए जो कंपोज होता है उसका आनंद अलग होता है। जैसे आपने वो कॉम्पोजिशन सुना होगा, दीम तक तई, धीम तक तई तदक धीमी तो, धीम तक तई तदक धीमी तो। अब ये कुछ सोच के नहीं था, ऐसे ही बैठा था कमरे में, तो ये अपने आप हुआ। तो जब आप लोग सब एक साथ आते हैं डिनर टेबल पे और फैमिली गैदरिंग्स में, तो किस तरह की बातें होती है? डू यू डिस्कस पॉलिटिक्स, फिल्म्स, और इज इट जस्ट अबाउट म्यूजिक? नहीं, सब चीज़ें डिस्कस होती है। म्यूज़िक भी होता है, कोई कॉन्सर्ट सुन के आए तो फिर कोई कहता है ये अच्छा था, फिर उसमें डिसएग्रीमेंट्स ज़्यादा होती है वैसे लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, पर ऐसे हर प्रकार का डिस्कशन होता है। आपकी सिस्टर बहुत ही फेमस उड़ीसी डांसर हैं, माधवी मुदगल जी। उनके साथ आपकी आर्टिस्टिक कोलैबोरेशंस भी बहुत सी रही हैं। तो जब आप लोग साथ काम करते हैं तो क्या आर्टिस्टिक डिफरेंसेस भी होते हैं या आप एक दूसरे की आंखें ही पढ़ के सब काम कर लेते हैं? नहीं, आर्टिस्टिक डिफरेंस ही होता है बड़ी मुश्किल से। फिर वो बहुत उनको एक बिल्कुल पता होता है कि कहाँ पर कैसा म्यूज़िक चाहिए वगैरह वगैरह। वही जो मैंने बोला ना कि जैसे नेचुरल कोई पल्लवी कंपोज हो गई तो उसमें जो अच्छी लाइन है गाने के हिसाब से वो एक ही बार होगी, तो वो कहते वो झगड़ा हो जाता है कि वो कहते नहीं डांस में इसकी कोई फ़ायदा नहीं है इस लाइन का। मैं कहता हूँ पर सारी कॉम्पोजिशन भी उस पर डिपेंड है, क्यों कम करवा रहे हो। बट ऐसे झगड़े होते हैं बहुत। और ये अलग अलग आर्टिस्टों का अलग अलग स्टाइल होता है। लीला जी, जैसे लीला सैमसन जी बोलेंगे हाँ डू वॉट एवर यू प्लीज़, आप कर लो जो भी। गुरु केलुचरण महापात्रा के लिए कंपोज किया था, वो तो जान निकल गई थी। 13 मिनट के पीस में 15 सेकंड बाद ये आलाप चाहिए, 45 के बाद ये, ऐसे करके वो 13 मिनट में मेरे मतलब बहुत मेहनत लगी थी, पर बहुत सुंदर भी हुआ। पर उससे सीखने को भी मिला उनसे। कुमुदिनी लाखिया जी के लिए पुनर्नवा उन्होंने किया था, तो वो मैंने उसमें म्यूज़िक दिया था। उसमें एक बड़ी अनअविंग बात हुई थी कि कथक केंद्र में उन्होंने बुलाया मुझे कि कुछ कंपोज करने के लिए जैसे, तो सारे डांसर वो जो ग्रुप वाले खड़े हुए थे, मैं और म्यूजिशियन ऐसे नीचे ज़मीन पे बैठे हुए थे। जल्दी अच्छा इधर मधुप ये करो, इधर लहरा ऐसा चाहिए, इधर ये चाहिए, तो उस कंपोज करना सबके सामने है, वो थोड़ा काफ़ी मुश्किल होता है। वेरी बिग चैलेंज, बट फिर भी वो कृपा से हो गया। कंपोज जो होता है ये कोई और पावर कराती है, आप कभी नहीं कह सकते कि ये मैंने किया है जी, ये आपके थ्रू होता है, ये कोई ऊपर से पावर है वो कराती है। ये हमारी किस्मत है कि मुझसे कंपोज हो जाता है। ये नैक आना नेचुरल है, ये मतलब नेचुरल है, ये कोई देन होती है जी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रंग है मधुप जी का, जो हम अक्सर स्टेज पे नहीं देख पाते हैं, और उनसे इतनी गहरी बात कर पाना। आप देखिए उनसे आज बात करते हुए हमारे पर्सनालिटी में भी एक शांत स्वभाव नज़र आ रहा है। आई थिंक इट्स हिज एनर्जी विच इज़ इन्फेक्शियस लाइक दैट। पंडित जी, जब आप ट्रैवल करते हैं परफॉर्मेंसेस के लिए कॉन्सर्ट टूर्स पे, तो आर्टिस्ट्स के साथ बहुत समय बिताया करते हैं, तो कुछ इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स हैं जो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? ऐसे तो हंसी मजाक चलते रहता है। बचपन का बताता हूँ। पिताजी ने बताया था कि रेडियो में एक आर्टिस्ट थे, सितार वादक, वो हर एक आर्टिस्ट की बुराई करते रहते थे, क्या बेकार बजाए, क्या बेकार बजाए। तो एक बार रेडियो में कॉन्सर्ट आ रहा था किसी का सितार का, वो सुन रहे थे और
बोलो देखे कैसे कैसे लोगों को पास कर देते हैं, कैसा बजा रहा है। और बाद में जब अनाउंसमेंट हुई तो उसी आर्टिस्ट का नाम हुआ। ये ऐसे मज़ेदार। फिर एक हमारे यहाँ तबले वाले थे नारायण राव जी, वो रेडियो में बजा रहे थे, किसी के साथ लाइव प्रोग्राम था। उस लेडी ने उनको बोला, देखिए नारायण राव जी, मुझे बिल्कुल सीधा ठेका चाहिए, बिल्कुल सीधा, कोई टुकड़े वगैरह नहीं चाहिए। उन्होंने बोला आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल सीधा मिलेगा। ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो ठेका क्या था, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा, खाली नहीं है। वो लेडी गा ही नहीं पाई, बड़ा मुश्किल। तो सीधा ठेका बोला तो कहते सीधा मिलेगा, ऐसा मिल रहा है। कमाल ये कमाल के ऐसे। रेडियो में एक और रेडियो का किस्सा है, कोई जलतरंग बजा रहे थे तो उस पर मालकौंस बजा रहे थे। वो तबले वाले को प्यास लगी, उसने बोला अब क्या करूं, तो वो उसका निषाद पी गया प्याले में जो नी तो वो मालकौंस बजाते हुए राग चंद्रकौंस हो गया। वाह क्या बात है, कमाल कमाल की कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं आज। पंडित जी ये बताएं कि गंधर्व में इतनी तरह की ट्रेनिंग होती है, क्या हमारे पास आज ये अपॉर्चुनिटी होगी कि हम उसे खुद भी देख पाएं? हाँ बिल्कुल, अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। Let's see how the students are actually trained at Gandharv Mahavidyalaya. पूरे दिन आप राग रागिनियों के बीच में रहते हैं गुरुजी, आई थिंक बेस्ट लाइफस्टाइल होगी ये। ये तो सौभाग्य है, ऐसी जगह पैदा हुआ है, ऐसे वातावरण में, सच में कि मुझे ये ऐसा माहौल मिला, कि मेरी किस्मत है अच्छी। कुछ ट्रेनिंग हम देख सकते हैं? हाँ आइए ना, अभी 3rd ईयर की क्लास चल रही है, वो दिखा रहा हूँ आपको। क्या बात है। ये हमारे 3rd ईयर की क्लास है, देवजानी जी हमारे टीचर है। क्या बात है, बहुत सुंदर आवाज़ है बच्चों की। बहुत खूबसूरत और बहुत ही सक्षम कोशिश है ये। आई एम वेटिंग टू नो वेयर एल्स इज पंडित जी गोइंग टू टेक अस। वी हैव सीन फर्स्ट हैंड कि म्यूजिकल ट्रेनिंग होती कैसे है। अब देखते हैं कि पंडित जी हमें और कहाँ लेके जा रहे हैं। आइए। मैं अभी पंडित जी से पूछ रही थी कि क्या आपको भी म्यूजिक का शौक है? हाँ उनको बिल्कुल शौक है, वो तो बहुत अच्छा गाती भी है, पर सबके सामने नहीं गाती, पर बहुत अच्छा गाती है। और यहाँ गाना सीखने ही आए थे शुरू में, हाँ एज ए स्टूडेंट। तो क्या कभी आपने भी सिखाया उनको? ना मैंने भी सिखाया, पर मुझे साथ साथ अपने ही लाइन गानी पड़ती थी कि वो अकेले नहीं गाएंगी, इसलिए। पंडित जी क्या ऐसा भी कभी हुआ था कि आपने कोई गाना गा के मैम को इम्प्रेस करने की कोशिश की थी, या कोई एक ऐसा आपका गाना जो उन्हें बहुत पसंद हो? एक बंदिश है राग गौरी में, कुमार जी की बंदिश है जी, चित चंचल, वो उनको बहुत पसंद है, और वो पहले गाता था, उनको बहुत अच्छी लगती। चित चंचल मोरा हो जायो रे, चित चंचल मोरा हो जायो रे, फूर खिर कचनार चमेली रे, चित चंचल मोरा हो जायो रे, चित चंचल मोरा। क्या बात है, क्या बात है।
हम लोग सच में धन्य हो गए हैं आज। इतना आपने अपनी लाइफ का एक अनसीन हिस्सा हमको दिखाया, इसके लिए। पंडित जी, बचपन में आप स्पोर्ट्स भी खेला करते थे? हाँ बिल्कुल, मैं फुटबॉल क्रिकेट खेलता था, जूनियर क्रिकेट टीम में था, जिम्नास्टिक्स में भी था, फिर अंडर 16 डाइविंग में मैं फर्स्ट भी आया था। वाह, दैट्स अमेजिंग। ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि पंडित जी का एक स्पोर्ट्स वाला साइड भी होगा, एंड आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी एब्सोल्युटली न्यू इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए जानते हैं कुछ और ऐसे ही अनसीन शेड्स उनकी पर्सनालिटी के और उनके एनवायरनमेंट के बारे में। लेट्स हैव अ लुक अराउंड दिस एरिया विद पंडित जी एंड गेट टू नो मोर अबाउट हिम। पंडित जी, जब आप एकांत ढूंढ रहे होते हैं, when you want solitude, where is it that you like to go? What is it that you like to do? तब मैं सिर्फ अपने अभ्यास के कमरे में जाना चाहता हूँ, जहाँ प्रैक्टिस करता हूँ जी। वहीं मुझे सबसे ज़्यादा एकांत मिलता है। कंपोज करना हो, कुछ करना हो, अभ्यास करना हो, वहीं सबसे अच्छा लगता है। और नेचर में, प्रकृति के साथ? नेचर में अलग अलग जो ऋतुओं का आनंद है, अलग अलग पेड़ों का आनंद है, सब देखने का उसका पूरा। और ये कुमार जी ने भी सिखाया कि केवल संगीत ही नहीं करना है, आपको लिटरेचर की अच्छी अच्छी किताब मैंने देवास में पढ़ी जी। और अच्छी फिल्म्स देखने का भी इंटरेस्ट है, जैसे ऋत्विक घटक जी, तो वो पूरा एक संपूर्ण कलाकार बनाते थे, वो केवल म्यूजिशियन नहीं। उसके हर तरह से उसकी दृष्टि खुले फाइन आर्ट्स में, एक फाइन आर्टिस्ट बनाते थे वो। ये जो हमारा एपिसोड है और ये जो हमारी सीरीज़ है माय फेवरेट रागा, ये अपने आप में एक बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिसके साथ आप भी जुड़े हैं और भी कई माइस्ट्रोस जुड़े हैं। इसके लिए कोई प्रेपरेशन आपने की है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? इसके ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट जो फेवरेट राग कहना किसी भी राग को, ये कठिन होता है, क्योंकि जिस राग पे अभ्यास चल रहा होता है वो उन दिनों फेवरेट होता है। तो ऐसा है, फिर भी कुछ तो अलग अलग कनेक्शन होते हैं, उस हिसाब से कोई राग ज़्यादा अच्छे लगते हैं आपको। तो आपका कहना है कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए एक फेवरेट रागा नहीं हो सकता? ऐसा कैसे हो सकता है? फूल तो अलग अलग सुंदर हैं, राग सब अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से तो जब जिस पे अभ्यास चल रहा है तो वो उस टाइम फेवरेट होता है। फिर भी कुछ कनेक्शंस अगर आपके किसी राग से किसी कारणवश हुए हों, उसमें वो राग आपको ज़्यादा अच्छा लग सकता है, वो ज़्यादा भाने लगता है। हाँ। बिल्कुल। आपने सुना किस तरह से अपना फेवरेट रागा चुनना इतना कठिन होता है, तो सोचिए उसको सही जस्टिस के साथ गा पाना या बजा पाना और भी कितना कठिन होता होगा। हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में म्यूजिकल माइस्ट्रोस और नेक्स्ट जनरेशन बैठेंगे एक साथ, जहाँ पे खुलेंगे रागों के राज, होंगी कुछ मज़ेदार बातें और मिलेगा म्यूजिकल ज्ञान।
कलाकार होने के नाते जब भी मुझे मौका मिलता है अपने से सीनियर कलाकार से संगीत के बारे में या रागों के बारे में चर्चा करने का कोई भी ऐसा अवसर प्राप्त होता है तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ, क्योंकि गुणीजनों के साथ बैठकर हम उस राग को, उस संगीत को उनके एंगल के थ्रू भी देखते हैं। आज मैं पंडित मधुप मुद्गल जी से उनके फेवरेट राग के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। मैंने उस राग को कैसे जिया है और वो उस राग को कैसे लेकर चलते हैं। मेरे मन में बहुत इस बात को लेकर उत्सुकता है और उनसे बहुत कुछ जानने का बहुत रोमांच भी है। और इस प्रोग्राम में मैं अपने मन में जो भी मेरे सवाल हैं उस राग को लेकर या जो मेरे अपने अनुभव हैं उस राग को लेकर मैं ज़रूर उनसे पूछना चाहूँगी कि उनके अनुभव क्या हैं और वो राग उनका फेवरेट क्यों है और उस राग से वो किस तरह से कितना जुड़े हुए हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत राग पद्धति पर आधारित है। हमारी माथोलॉजी के अनुसार प्रथम स्वर ओम के रूप में महादेव शंकर जी के मुख से निकला, फिर उनसे ही उत्पन्न हुए राग भैरव, मेघ, दीपक, श्री, हिंडोल, मालकौंश, ये राग। फिर उसके बाद अगर हम वैदिक युग की बात करें तो 3 स्वरों पर ही संगीत होता था, जिनको उदात्त, अनुदात्त और स्वरित कहते थे। फिर धीरे 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 चलते चलते 7 स्वरों का एक सप्तक सर्वमान्य हुआ। फिर कोमल, तीव्र और शुद्ध सारे स्वरों को मिलाकर 12 स्वरों का एक समूह माना गया, जो कि 22 श्रुतियों पर आधारित था। और इन्हीं 12 स्वरों पर 10 थाट सर्वमान्य हुए। उन्हीं 10 थाटों में से आज हम एक थाट के बारे में चर्चा करेंगे। और आज के इस कार्यक्रम जिसका नाम है माय फेवरेट रागा, उसमें हम चर्चा करेंगे यहाँ पे आए हुए माइस्ट्रो जो कि अपने फेवरेट राग के बारे में चर्चा करेंगे। मैं बहुत आनंदित हूँ कि आज उस राग के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ पंडित मधुप मुद्गल जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हर कलाकार के जीवन में जब वो साधना करता है तो कुछ राग होते हैं जो उनको बहुत प्रिय होते हैं। आपका फेवरेट राग कौन सा है? देखिए, ऐसे फेवरेट किसी भी कलाकार के लिए वही राग होता है जिस पे उस समय वो अभ्यास कर रहा होता है। क्या? और क्योंकि जिस पे अभ्यास होता है वो फेवरेट होता है। फिर भी अलग अलग कारणों से कईयों के कई फेवरेट राग होते हैं। एक तो पसंद पे भी होगा। मेरा फेवरेट राग भीम पलासी है। क्या बात है। जो पहला राग मैंने सीखना शुरू किया था पंडित कुमार गंधर्व जी से, क्या बात, जिनसे सीखने का मुझे सौभाग्य मिला, तो वो भीम पलासी था। क्या बात। तो एक उसका अलग कनेक्शन है मुझे, और वैसे भी मुझे बहुत सुंदर लगता है वो राग। हर राग के बारे में हम जब देखते हैं उसका एक रूप होता है। जैसे हमारे यहाँ राग ध्यान चित्र भी हैं, और अगर हम ये तो बहुत सारी एंगल से रागों को देखा जाता है, लेकिन हर कलाकार जब एक राग को गाता है या बजाता है उससे एक कनेक्शन उसका बनता है। तो ज़्यादातर कहा जाता है कि ये करुण रस प्रधान राग है। मैं स्वयं पंडित जी जब ये राग गाती हूँ मुझे इसमें मिस्टिसिज्म भी बहुत महसूस होता है और एक अलग तरह का मुझे महसूस होता है। आप जब ये राग गा रहे होते हैं तो आपके मन में क्या प्रभाव होता है? आप क्या ख़ास चीज़ महसूस करते हैं? देखिए, ऐसे समझाना बहुत मुश्किल है। मुझे केवल शुद्ध आनंद आता है सुर गाते। अगर सुर अच्छे लगे, सब चीज़ें जम जाएं, तो जो गाने का आनंद है वही है। वैसे करुण है बोले, जो कलाकार एक है, कलाकार अपनी ताकत से राग को अपने हिसाब से मोल्ड कर लेता है। जैसे आप देखेंगे वसंत राग, अब कितने करुण रस में अब्दुल करीम खान साहब ने वो गाया, कितना सुंदर गाया है। भगवा ब्रिज देखो। वैसे एक राग का अपना नेचर होता है, फिर भी पर कलाकार अपनी क्षमता से उसको अपने हिसाब से मोल्ड भी कर लेता है। तो काफ़ी थाट का राग भीम पलासी आपका फेवरेट है। इस राग का जो आरोह अवरोह है थोड़ा सा आप वो गाकर बताएंगे, और इस राग में जो विशेष, जैसे वादी इसका मध्यम है, संवादी सा है, और पकड़ क्या है, थोड़ा सा अगर आप बताएंगे। नी सा
ग म प नि सा सा नि द प म प ग ग म ग रे सा। ऐसे आरोह अवरोह इसका है। क्या बात है, क्या बात है। पकड़ एक होती है जो स्टूडेंट्स को जो सिखाते हैं शुरू में, जी। तो एक पकड़ बताई जाती है। वो वैसा होता है जैसे किसी देश में घुसने के लिए आपको एक वीज़ा के स्टैंप लगता है, पर कलाकार के लिए बहुत सारी पकड़ होती है उसी राग में, वो अलग अलग ढूंढ लेता है। स्टूडेंट्स के लिए एक पकड़ बताई जाती है, जैसे इसमें है रे नी सा म ग ब ग म ग रे सा रे रे धा नी सा म ग रे सा। ये भी चीज़ सामने आ रही है कि आप माँ को जिस तरह से ले रहे हैं तो हाँ। स्वयं दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा उस पर न्यास हो रहा है, तो क्योंकि मध्यम इसका वादी है हाँ। और साथ संवादी है। जी जी। ये आपको बंदिश में भी दिखेगा, और भी इसमें वो है जैसे नी सा ग रे सा क्या बात। रे नी सा नी सा ग रे सा। कोई राग है जो मंद्र सप्तक में ज़्यादा खिलते हैं और कोई राग होते हैं जो कि मध्य सप्तक में और कोई तार सप्तक में। आप राग भीमपलासी के बारे में प्लीज़ बताइए कि ये किस सप्तक में ज़्यादा। ये वैसे इसमें तीनों सप्तकों में बंदिश मिलती है। क्या बात। ये बात ज़रूर है कि मध्य सप्तक में ज़्यादा खिलता है जी। पर फिर भी आपको तीनों सप्तक की बंदिशें इसमें मिलती हैं। ये बड़ा साइंटिफिक राग है, लोकगीत से तो निकला है, वो आपको मैं सुनाऊंगा। अच्छा। पर उत्तरांग और पूर्वांग में इसके बहुत संवाद है। नी सा ग रे सा म प नि द प ग रे सा नि द प सा नि द प म ग रे सा नि सा म प सा नि द प। सब बहुत सिमिलर है। नि सा रे सा म प द प ऐसे बहुत ऐसे बहुत साइंटिफिक है इसका चलन। बहुत बहुत सुंदर और बहुत साइंटिफिक ये राग है। इस राग को करते हुए कौन से राग हैं जो इसके बहुत इससे मेल खाते हैं? और पहले मैं बात करना चाहूँगी कि कर्नाटक म्यूज़िक में कोई राग जो इससे मिलता जुलता है, वहाँ भी ये राग। हाँ, वहाँ अभेरी राग है कर्नाटक में जो इसके समान है। और मैंने खुद ये देखा, महसूस किया है कि इस राग में शास्त्रीय संगीत भी होता है, उपशास्त्रीय संगीत भी होता है और फोक भी होता है। और आपका क्या ओपिनियन है? हाँ बिल्कुल है जी, ये बहुत पॉपुलर है, ये बहुत ही लोकप्रिय राग है। बहुत लोकप्रिय राग। आपको एक लोकगीत सुनाता हूँ मैं। नखेराड़ा वो नखेराड़ा देवरिया छंद गाड़ी बजा हो नखेराड़ा हो नखेराड़ा देवरिया छंद गाड़ी बजाई हो देवर पानी डागई थी कहाँ करियो कीन राड्यो राजा नखराड़ा। ये कौन सी भाषा का लोकगीत था? ये मालवी लोकगीत है जी। इसके शब्द बताएंगे थोड़ा? हो नखरे वाला देवर, नखेराड़ा देवरिया। वाह वाह। वैसे उसका मतलब है। ब्यूटीफुल। हमारे लोक संगीत भी कितने खूबसूरत हैं और शास्त्रीय संगीत से कितना इनका जुड़ाव है। नहीं, उनसे तो निकला ही है हमारा संगीत। क्या बात है। 40% राग तो डायरेक्ट आता है लोक संगीत से। उसके बाद जो बनाए हुए राग हैं वो शास्त्रीय कलाकारों ने अपना बनाया है।
और मैंने ये देखा है, हम सब देखते हैं कि जब लोक संगीत गाते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि ये कौन से थाट का है, ये कौन से राग में है, ये अगर ये भीमपलासी में है तो मध्यम में पहली तार हम ट्यून करें, ये सब कुछ नहीं पता, वो गाते हैं। लेकिन जब एक शास्त्रीय संगीतकार कुछ भी गाते हैं तो हर स्वर को देखते हुए उसको अपनी दृष्टि से जब गाते हैं तो अलग एक उसका आनंद होता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसमें बहुत सारी बंदिशें जो मैंने सुनी है, मैं भी गाती हूँ, कुछ बंदिशें पंजाबी में गाती हूँ, हिंदी में है, और आप जो बंदिशें इसमें गाते हैं, कौन सी बंदिशें आपकी फेवरेट हैं? इसमें मैं आपको 3-4 बंदिशें सुना देता हूँ। क्या बात है। पहली कुमार गंधर्व जी की रचना है, हाँ, इसमें मालवी शब्द हैं। जावाऊ देसा अब घर माँ, जावाऊ देसा अब घर माँ, जावाऊ देसा, जावाऊ देसा, जावाऊ देसा अब घर माँ, जावाऊ देसा अब घर माँ, उभरायो री वो मनवार, जावाऊ देसा, ये देसा, जावाऊ देसा, मिलन स्वावे मेरो जो संघाती, मिलन स्वावे मेरो जो संघाती, बत्तियाँ करत बखियाँ भरायो रे, जावाऊ देसा अब घर माँ, जावाऊ देसा। क्या बात है। इसके शब्द आप जावा हूँ देसा अब घर माँ, हाँ, उभर आयो री अरे, मेरा मन उभर आया है। हाँ, 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 मिलन सो आवे मेरो जो संघाती, जो मेरे से मिलने आए हैं, हाँ, बत्तियां करत आँखियां भरायो री। हाँ, ऐसा। जैसे आपने करुण रस बोला, इसमें करुण रस क्या है। बात है। बहुत बहुत सुंदर साहित्य है इस हाँ। बंदिश का। क्या बात है। और भी बंदिशें इसमें थोड़ा हाँ सुनाएंगे? जी, ये एक मैं वारी मैनू पिंडी याद, 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 ढूंढदी फिरदी मिलदा वे नाए, ढूंढदी फिरदी मिलदा वे नाए, किसन करा फिर याद, मैं वारी मैनू पिंडी याद, मैं वारी मैनू पिंडी याद। ये पंजाबी में, मुल्तानी है, पंजाबी ऐसा है। मुल्तानी पंजाबी। मैं भी एक लाइन आपको बताती हूँ जो पंजाब में मैंने सीखी थी, फिर बनारस में जाके मैंने अपा जी श्रीमती गिरजा देवी जी उनसे सीखी। हाँ, साडे मन भाव दिया, साडे मन भाव दिया, दिल बर यार, साडे मन भाव दिया। बहुत सुंदर। इसी में एक स्थाई सुनाता हूँ आपको। अच्छा जी। जिसमें टप्पे के अंग जैसा होता है। क्या बात। ढोलन मेंढे घरवावी वेमा, ढोलन मेंढे घरवावी वेमा, ढोलन मेंढे घरव, ढोलन मेंढे घरव, ढोलन मेंढे घरवावी वेमा, ढोलन मेंढे घरवावी वेमा, सोना आमिया तो मैं दित्ते सदक जावा माँ, ढोलन मेंढे घरवावी क्या बात। वेमा, ढोलन मेंढे घरवावी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इसके फिर ताने भी वैसे ही रहेंगे जी। ढोलन मेंढे घरवा,
ढोलन ढोलन क्या बात। ढोलन मंडगर। वैसे दूसरी तरह के भी तान ले सकते हैं, पर जैसी बंदिश है ऐसी ही गायकी होनी चाहिए, उस हिसाब से। आपने ये जो बात कही ये बहुत ही फाइन और बहुत गहरी और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप कोई श्रृंगार में विरह रस की चीज़ गा रहे हैं तो आलाप में ही विरह आना शुरू हो जाता है। अगर आनंद की बात करें तो आलाप में ही आनंद दिखना शुरू होता है और शब्द तो बाद में आते हैं। उसी तरह हर बंदिश की जो आपने अभी बात की कि इसकी तान भी इसी तरह से लेते हैं, तो ये बहुत एक फ़ाइन बात है और ये अच्छे कलाकार ज़रूर इस चीज़ को देखते हुए करते हैं। बाद में तो हम सारी ही ताने ले सकते हैं, लेकिन पंजाबी में है, थोड़ा टप्पा अंग है, तो उस तरह से किया। बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स आपने दिए हैं। और भी बंदिश है इसमें, सुनाता हूँ आपको। जी ज़रूर। आया श्याम जहुना आया श्याम मोरियाल निसदिन कर नाई पाऊ जहुना आया श्याम मोरियाल कैसे करूँ मन समझाऊँ जहुना सब मिल गुण के चर्चा करिए, सब मिल गुण के चर्चा करिए, तासे बड़ मान गुमान। सब मिल गुण के चर्चा करिए, सब मिल गुण के। पुरानी बंदिशें, उसमें ये कितनी खूबसूरती की बात है कि सिर्फ तुकबंदी नहीं है, सिर्फ अच्छा साहित्य नहीं है, उसमें देखिए अब सब मिल गुण की चर्चा करिए, तो जो दृष्टि से कलाकार देखता है या जिसको देखना चाहिए उसकी भी इसमें बात हुई है। अद्भुत, बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। और ये राग ज़्यादातर गाने बजाने में कम सुना जाता है, क्योंकि इसका समय या तो शाम के कार्यक्रम होते हैं और कभी कभी मॉर्निंग कॉन्सर्ट्स होते हैं। रेयर मौके होते हैं जब इसको गाया बजाया जाता है, लेकिन जब भी सुनने का या गाने का इसका अवसर आता है तो आई थिंक जो भी इसको गाते बजाते हैं वो परम आनंदित होते हैं। सभी कलाकारों को ये राग बहुत अच्छी तरह से आता है। हाँ, और सबने बहुत अच्छा अभ्यास किया हुआ है। तो मौका जैसे आपने बोला बहुत कम आता है जी। कई प्रोग्राम होते हैं जो दोपहर से ही होते हैं जी जी, उनमें ये गाने का मिलता है। उनमें ये गाने का। अच्छा पंडित जी, मैं इससे जो एक मिलता जुलता राग धानी और ये भीम पलासी, आप इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे? देखिए धानी गम प गानी सा म गानी सा गम प प ग गानी ग ग। जैसे भीम पलासी में आएगा ग म ग प ग म ग नी ग। इसमें ऐसा नहीं आएगा ग म प ग नी ग, ऐसे गंधार खड़ा सा है ग म ग ग म प ग ग ग म प नि प ग ग ग म प नि सा नि प म नि प ग ग ग म प द प द प ग ग सा रे ग रे नि ग म प ग ग। साडे नाल बामनिया साडे नाल बामनिया या दिला बरिया सजन मन साडे नाल बामनिया। आई थिंक जो भी मैंने जो एक लाइन गाई थी साडे मन भावदियां, उसी से मिलता जुलता है। दिल बर यार सजन दिया रमजान में भी, हाँ ऐसे को बिल्कुल आपने ठीक कहा, जुड़ रहा है। पर जैसे इस धानी में गा मा प गा मा प नि प गा गा, क्या बात, क्या खूबसूरत जगह है ना इस राग की है। नि गा गा प गा। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रदीप की राग है, उसके बंदिश सुना था, वो भी जरूर इसके आसपास ही है। उसमें शुद्ध गंधार और शुद्ध नी भी लगता है, पर वो अलग है उसका।
ज़रूर। ये पिया घर नाई, कैसे के धीरज धरे पिया घर नाई। आहा, शुद्ध नी, कोमल नी, हाँ। शुद्ध गंधार, ये आनंद, बहुत सुंदर इसका रूप है इस राग का। हमारे देश में हमारा जो एक और संगीत है जो बहुत पॉपुलर है, जिसको हम फिल्म संगीत कहते हैं, विश्व भर में प्रसिद्ध है वो भी, उसका कारण मैं यही मानती हूँ कि वो राग बेस्ड थे। बिल्कुल ठीक आपने कहा। देखिए आप मदन मोहन जी, रोशन जी, एस.डी. बर्मन साहब, नौशाद साहब, हाँ, इन सब के गाने अभी भी सबको याद हैं। क्यों? क्योंकि उसमें धुन है, उसमें हाँ, राग है, जैसा जी, आपने बोला। जी राग बेस्ड होंगे तो वो अमर होते हैं, वो चलते जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये जड़ है ना। अगर किसी ने शास्त्रीय संगीत करके, सीख के, जान के, उसके बाद अगर आप फिल्म डायरेक्टर म्यूजिक देते हैं उसमें, तो ऑथेंटिसिटी एक ऐसी रहेगी कि जो दूर तक जाती है। बिल्कुल, वो और वो साधना, ज़्यादा रिच रहता है। वो ज़्यादा रिच रहता है और सबके दिल में आता है और उसका एक रेलेवेंस रहती है। बिल्कुल ठीक कहा। राग भीम पलासी में बहुत सारे गाने ज़रूर हैं जो कि हम सुनते हैं और बहुत मन को प्रिय लगते हैं। तो कोई कैसी पहेली, हाँ, ये बंदिश इसी, ये गाना इसी पे बन। पूरा क्या बात है, क्या बात है। ये अभी मॉडर्न गाना है। हाँ जी। ये तो बहुत पुराना नहीं है। और एक वो नैनो में बदरा छाए, आप सुना दीजिए, वो बहुत सुंदर गाना है। आप शुरू करेंगे बहुत ऊंचा स्केल। नैनो बदरा छाए, बिजली से चमके हाय, ऐसे मोहे ये रागांग में आते हैं ये। पूरा आ रहा है उसमें। एक नूरजहां जी का गाना है, वो आप सुनाए प्लीज। उसके शब्द हैं, हमारी सांसों में आज तक भी हिना की खुशबू महक रही है हमारी, ऐसे ये भी करके। है, बहुत सुंदर है ये। और धानी की हमने चर्चा की, एक बड़ा सुंदर गाना उसमें धानी में भी है ना, वो कभी तन्हाइयों में। हाँ जी, वो अब कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी। तो कितना सुंदर राग के एक वो भी ये तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। बिल्कुल धानी है। क्या बात है, बहुत सुंदर राग है, बहुत सुंदर राग है। नॉर्वे में गई थी तो उनकी एक नॉर्वेजियन सॉन्ग है, वो पूरा इससे मिलता है। देखिए भीम पलासी और इसके स्वरों पे, वी स्कालिशे सोवाबुट सुमरनाता हुएर फॉल्यूस till det da skal I vandra I samanute under de låtunge träd। बहुत सुंदर, वाह। तो भीम पलासी के स्वरों पे है, तो वही होता है कि इसको हम भीम पलासी राग नहीं कह सकते हैं। पॉपुलर साइमन एंड गारफिंकर करके पॉप ग्रुप है, उनका भी है। अच्छा, Are you coming to Scarborough Fair? वाह, Parsley, sage, rose, rosemary and thyme.
ना ना रा ना द ना 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 दा दा ना दा ना 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 ना। प्योर भीम पलास है। है ना, कितना अचरज और कितना रोमांच का विषय है ना कि हाँ जी। कहाँ हमारा देश, कहाँ वो देश और कैसे। पर वो लोग ये जानते हैं कि उनका राग के वो स्वर लगा रहे हैं, लेकिन जो हम बंदिश में जो राग गाते हैं और इन चीज़ों में जो वो अलग है। हाँ, वो अलग बात हो जाती है। बहुत सुंदर आपने इसमें एग्जाम्पल्स, मतलब एक के बाद एक चर्चा में निकला। बहुत आनंद आया आपसे इस बारे में चर्चा करके, और राग भीम पलासी को हर रूप से आपने जो अपनी दृष्टि से देखा है उसको हमें बताया। ये बहुमूल्य है, और जो भी उसको देख रहे हैं और जो संगीत के विद्यार्थी हैं उसको हर तरह से देख सकते हैं कि राग जो भीम पलासी है, अगर उसका हम प्योर शास्त्रीय पक्ष देखें और उसके बाद लोक संगीत और उसके बाद इवन फिल्म संगीत, किस तरह से राग भीम पलासी खुल रहा है हर शैली में, हर जॉनर में। और मैंने राग भीम पलासी पे आज पहली बार ऐसे किसी से चर्चा की है। बहुत आनंद आया, आपने हर एस्पेक्ट पे बात की, चाहे वो उसका शास्त्रीय पक्ष है, उपशास्त्रीय पक्ष है, फोक है, कर्नाटक म्यूज़िक से जोड़ा, उसके बाद इवन पाश्चात्य संगीत से भी लिंक उसका हुआ। बहुत ही आनंद आया। आप हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है माय फेवरेट रागा, उसमें आए, ये सबके लिए बहुत खुशी की बात है। एक इस प्रोग्राम का एक और बिट है कि जो भी माइस्ट्रोज यहाँ पे आते हैं वो सिग्नेचर करते हैं ताकि यहाँ के लिए यादगार बन जाए, और वो सिग्नेचर यहाँ रखे जाते हैं। आप प्लीज़ आएंगे मेरे साथ? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। Sa re da ba ma pa ga 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 dim da na